बात करते हैं बढ़ते हुए कोरोना की। जद्दा से कराची आने वाले 11 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत आने पर करंतना कर दिया गया है, जबकि जद्दा से कराची आने वाले 11 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत आने पर उनको करंतना कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जिशान अहमद से। जी जिशान, आगाह कीजिएगा, मुसाफिरों को करंतना कर दिया गया है? जी बिल्कुल, मुसाफिरों को करंतना कर दिया गया है। ये जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज है SV 700। ये मुसाफिर जो हैं वो सुबह 9 बजे कराची पहुंचे थे, जहां पर इनका PCR टेस्ट किया गया, जिसमें 11 मुसाफिरों में कोरोना मुस्बत आया, जिस पर इन्हें कतर अस्पताल औरंगी टाउन जो है वो क्वारंटीन के लिए मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले जो एक परवाज आई थी दुबई से कराची, उसमें 5 मुसाफिर जो हैं वो क्वारंटीन के लिए रवाना किए गए हैं कतर अस्पताल। इनमें भी कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद जो टोटल तादाद है इन 3 दिनों के अंदर कराची पहुंचने वाले कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की, उनकी तादाद जो है वो 29 तक पहुंच गई है। 9 तारीख को भी एक फ्लाइट जद्दा से कराची पहुंची थी। इसमें 13 पैसेंजर जो थे वो कोरोना पॉजिटिव आए थे। उन्हें सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 जो है वो क्वारंटीन के लिए मुंतकिल किया गया था। जी ठीक है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका से जिशान अहमद। डायरेक्टर्स कॉलेजेस के कोरोना इजलास में शिरकत न करने वाले कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। रीजनल डायरेक्टर ने 13 कॉलेज के प्रिंसिपल्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इजलास में शिरकत क्यों नहीं की, वजह बताएं। प्रिंसिपल्स इजलास में शिरकत न करने की फौरी तौर पर तहरीरी वजूहात जमा करवाएं, वरना कार्रवाई होगी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फैसल खान से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। देखें, डायरेक्टर कॉलेज की जानिब से गुज़िश्ता रोज एक इजलास तलब किया गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल के तमाम सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल को मदऊ किया गया था। उनसे कहा गया था कि जितने भी कॉलेज में इंतजामात किए गए हैं कोरोना के हवाले से, वो तमाम तर तफसीलात और कितने बच्चे फॉर्म ले जा चुके हैं, कितने बच्चे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, इस हवाले से तमाम तफसीलात लेकर इजलास में शरीक हों, और ये लाजमी करार दिया गया था। तमाम इस इजलास में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट के तकरीबन 13 कॉलेजेस के प्रिंसिपल ऐसे थे जिन्होंने शिरकत नहीं की, तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। डायरेक्टर कॉलेजेस की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें इन तमाम 13 कॉलेजेस के प्रिंसिपल को ये कहा गया है कि वो फौरी तौर पर न आने की वजूहात बताएं, और जो मुतमईन नहीं कर सका वजूहात बताकर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन कॉलेजेस में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शहीद मिल्लत, निस्तर और दीगर कॉलेजेस के प्रिंसिपल शामिल हैं, जिनको ये नोटिस जारी किए गए हैं, और उनको कहा गया है कि फिल फौर इसका जवाब जमा कराएं, वरना इनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान। इलेक्शन कमीशन ने कल होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड्स के बलदियाती इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पोलिंग के सामान की तरसीलात कुछ देर बाद शुरू होंगी। 6 कंटोनमेंट बोर्ड के 42 वार्ड में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग होगी, जबकि 42 वार्ड में मजमूई तौर पर 343 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 238 का ताल्लुक सियासी और मजहबी जमातों से है। 105 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीदवारों में 9 खवातीन भी शामिल हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन है और इलेक्शन कमीशन ने कल होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड्स के बलदियाती इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पोलिंग के सामान की तरसीलात कुछ देर बाद शुरू की जाएंगी। 6 कंटोनमेंट बोर्ड के 42 वार्ड में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग होगी। कंटोनमेंट बोर्ड के बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने कल होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड के बलदियाती इंतखाबात की तमाम तर तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। पोलिंग के सामान की तरसीलात कुछ देर बाद शुरू होंगी। 6 कंटोनमेंट बोर्ड के 42 वार्ड में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग होगी। 42 वार्ड्स में मजमूई तौर पर 343 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 238 का ताल्लुक सियासी और मजहबी जमातों से बताया जा रहा है। कराची कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात जीतने के लिए हर उम्मीदवार पुरुम्मीद दिखाई दे रहा है। हर कोई अब पानी की फराहमी और खुशहाली लाने के बड़े बड़े वादे कर रहा है। तफसीलात जानते हैं ताबिश कफीली से। हम मौजूद हैं कराची कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 5 में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं MQM के जानिब से यहाँ पे इंतखाब लड़ने वाले मुनव्वर अली कुरैशी। इनसे जानते हैं इनका मंशूर क्या है और इस इलाके के मसाइल को हल करने के लिए इनके प्लान्स क्या हैं। मुर्तज़ा कोई मोमेंट ने ये एक मौका दिया, टिकट दिया कि मैं जो हमारे बल्स्टर एंड वार्ड 5 के मसाइल हैं
और सबसे हमारे जो मंशूर है, जो हमारी जो प्रायोरिटी है, वो आप देखिए कराची में हर जगह पानी का बड़ा एक इशू है मुसलसल। और वायलेशन, आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि जब इलेक्शन के दौरान बिल्कुल भी आप कोई काम नहीं करा सकते, तरक्याती काम नहीं करा सकते। आप जाके देखें, आशिफ वानी से उन्होंने लाइन डाल दी, हमने इसकी कंप्लेंट्स भी कर दी, लेकिन क्योंकि ये इतने इस तरह की माफिया है ये, कि इतने मजबूत इनके हाथ है कि इनका कोई कुछ कर नहीं पा रहा। हालांकि ये डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसको बिल्कुल फारिग होना चाहिए वो। ठीक है, बिल्कुल मुनव्वर अली कुरैशी का यही कहना है कि यहाँ पे इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ की जा रही हैं, इंतखाबात के दौरान यहाँ पे जो है काम करवाए जा रहे हैं। ये एक दूसरी बहस है, लेकिन मुनव्वर अली कुरैशी का यही मानना है कि अगर वो इंतखाबात जीत जाएंगे तो इलाके के मसाइल हल करेंगे, और इलाके का मसला सबसे ज़्यादा जो है वो पानी का है। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले यहाँ के इलाके के मकीनों के लिए पानी का मसला हल करेंगे। और यहाँ पर ना सिर्फ MQM खड़ी है, बल्कि PTI, जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ पर जो है वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ताबिश के फेली। विफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी और विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और 9/11 को हर काम बुरा नहीं होता, कोई अच्छे काम भी होते हैं। अच्छा, और दूसरा उसके बाद जाहिर है खुसूसी तौर पर कि वो मंसूबे इनके जो कराची के अंदर जो इनके मैरीटाइम मिनिस्ट्री का हिस्सा है, उनके ऊपर खुसूसी ये तफसील से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले कराची के जो 5 मंसूबे हैं वफाक के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर, ग्रीन लाइन से हम शुरू करते हैं कि ये मंसूबा कहाँ पहुँचा। ग्रीन लाइन जाहिर है ये आप सब जानते हैं कि ये वो पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है जो इस शहर के अंदर लाया जा रहा है। ये 20.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, नुमाइश तक वो आता है और ये मुकम्मल हो चुका है। इसकी एक बहुत बड़ा बस डिपो बना है जहां पर ये बसें जो आ रही हैं, 80 बसें आनी हैं और बड़ी बसें आ रही हैं, उनके लिए जो है वो एक बहुत बड़ा बस डिपो बनाया गया है, वो मुकम्मल हो चुका है। 22 स्टेशंस, बस स्टेशंस होंगे, BRT के स्टेशंस होंगे जहां से मुसाफिर चढ़ेंगे और उतरेंगे बसों के ऊपर। वो 22 स्टेशन जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस सारे निज़ाम को चलाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है, और वो सिर्फ इस ग्रीन लाइन के लिए नहीं है। कराची की तमाम जो BRT सिस्टम बनाया जा रहा है, जो मुख्तलिफ लाइन्स हैं, रेड लाइन है, ऑरेंज लाइन है, येलो लाइन है और मजीद जो लाइन्स आनी है, उन तमाम के लिए एक मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, और वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। नुमाइश में अंडरपास बन रहा है जहां पर ये तमाम लाइन्स आकर रुकेंगी, और इन तमाम लाइन्स के उसके बाद जो है वहाँ से बसें जो हैं उन्होंने मुड़ के वापस जाना है। तो वो एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, 5000 स्क्वायर मीटर उसकी टोटल पैमाइश है। वो इस महीने के आखिर तक यानी अगले 3 हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। ITS सिस्टम जो NRTC एक इदारा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का, वो इसमें लीड पे काम कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर काम जारी है। और ये ITS सिस्टम, ये वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो पूरे ये बस के सिस्टम को कंट्रोल करेगा, शेड्यूलिंग वाला जिससे होगी, और वो जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के तीसरे हफ्ते के अंदर। फिर जिस चीज़ का हमें ज़रूरत है, जाहिर है कि ये निज़ाम चलाने के लिए सिक्योरिटी का एक सिस्टम भी चाहिए होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, और 20 सितंबर तक, आज से सिर्फ 9 दिन के बाद जो है वो मोबिलाइज़ कर दिए जाएंगे, वो ऑन साइट होंगे। बस का ऑपरेटर जो है, जो दाइबू पाकिस्तान है, उनके साथ मुआहदा मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने बसों की जो ड्राइवर्स हैं उनकी भर्ती कर ली है, उनकी सॉफ्ट ट्रेनिंग जो है जो दाइबू पाकिस्तान के दूसरे ऑपरेशंस हैं उस पर अभी की जा रही है। सो वो भी तैयार हैं, और जो बड़ी चीज़ जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो बसों का, और उसकी हम इतनी गौर से उसको फॉलो करते हैं कि कल तकरीबन मैं हर 2 दिन के बाद मैं उसकी प्रोग्रेस लेता हूं। तो कल की जो वो शिप है जिसके ऊपर पहली 40 बसें आ रही हैं, वो मलाका स्टेट जो है सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान वहां से गुजर रही थी, और उम्मीद ये है कि अगले वीकेंड तक, अगले हफ्ते इतवार तक ये बसें, पहला लॉट जो है 40 बसों का, ये कराची पहुँच जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जो दूसरा बैच है 40 बसों का, वो अक्टूबर के आखिर तक आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है ऑपरेशन जो है ये पहले 40 बसेस के साथ शुरू किया जाएगा। तो ये सब सामने रखते हुए आप समझिए कि अगर 20 सितंबर के लगभग ये बसें आती हैं पहली, तो उससे 6 से 8 हफ्ते के अंदर हमारा जो है वो बाकायदा ऑपरेशन शुरू हो चुका होगा। अक्टूबर के महीने में दूसरा जो हिस्सा होगा अक्टूबर का, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम आपको सबको दावत देंगे और आपको इन बसों के ऊपर लेके चलेंगे। पूरा जो ग्रीन लाइन जो है
उसका आपको टूर भी करवाएंगे, पूरा सिस्टम जो बनाया गया है वो भी दिखाया जाएगा। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह जल्द उसके बाद जो है वो ये ऑपरेशन का आगाज़ भी कर दिया जाएगा नवंबर के महीने में। दूसरा बड़ा मंसूबा जिसके ऊपर काम शुरू किया गया वो है हमारे जो नाले हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो उसके बनने थे। आमतौर पे उसको नालों की सफाई का कहते हैं और लोग जो हैं वो ज़रा से परेशान भी हो जाते हैं कि आपने इतने अरबों रुपए जो हैं वो नालों की सफाई पे कैसे लगा दिए। तो मैं ज़रा तफसील से आपको बताऊं कि उस मंसूबे के अंदर हम कर क्या रहे हैं और अभी तक हम कहाँ पहुँच गए हैं। सबसे पहले तो इस सफाई की बात करते हैं। टोटल जो यहाँ से ड्रेजिंग करके हमने निकालना है मटीरियल, वो 11 लाख टन मटीरियल है। इतने ही वहाँ पर क्योंकि कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, चीज़ें आके फेंक दी जाती हैं। जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का निज़ाम है जो इसी कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब तक वो मुकम्मल नहीं होता तो आपको पता है वो कचरा फेंका जाता है। तो 11 लाख टन जो है ये कचरा उठाया जाएगा और मैं अभी आपको बताता हूँ हम कहाँ तक पहुँच गए। उसके साथ ये सिर्फ नाले जो हैं वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं बन रहे, उसके साथ सीवेज का सिस्टम भी डाला जा रहा है, फुटपाथ भी बनाए जा रहे हैं, सड़कें भी बनाई जा रही हैं, ओवरहेड पासेस जो हैं और अंडर पासेस भी उसको बनाए जा रहे हैं, कल्वर्ट्स हैं, ब्रिजेस हैं। ये पूरा एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सोल्यूशन है जो इसके लिए किया गया है। उसमें जो 12 फुट वाली हमारी 12 फीट वाइड सड़कें हैं वो 7 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी और हमारी जो 15 फीट की सड़कें हैं उसमें कोई आप समझ लें 48 से 52 किलोमीटर के दरमियान जो है वो ये सड़कें बनाई जाएंगी। तो तकरीबन टोटल जो है वो 55 से 60 किलोमीटर की सड़कें कराची के शहर के अंदर बनाई जाएंगी। और अगर आपने ये देखा हो कि महमूदाबाद, गुज्जर और रंगी जो है वो 3 मुख्तलिफ इलाके हैं कराची के, एक नॉर्थ को असरअंदाज करेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। कराची वालों के लिए बड़ी खबर है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि वो 2023 के अख्ताम में पहले कराची को K4 मंसूबे से पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ारे कायद हाज़िरी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था कि वज़ीर आज़म दौरा कराची में अहम मामलात पर बात करेंगे। ग्रीन लाइन का मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल अपने पाए तकमील तक पहुँच रहा है। जो बसें 40 पहले शिप हुई थी, दोबारा दूसरी 40 बसों की शिपमेंट तैयार है। शायद आज या कल के अंदर वो शिपमेंट भी वहाँ से निकल जाएगी। पहली खेप 40 बसों की जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर कराची पोर्ट पहुँच जाएगी और उसका ड्राई रन इंशाल्लाह अक्टूबर में हम कर लेंगे। उसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद कराची आकर करेंगे। ये पहला मास ट्रांजिट सिस्टम होगा जो हमारे सूबा सिंध का है। उसके बाद वज़ीर आला साहब बता सकेंगे ऑरेंज लाइन की सिचुएशन, वो भी साथ साथ उसके आ रही है। उसकी भी बसों की LC खोल दी गई है और वो बसें भी जल्द कराची पहुंच जाएंगी। KCR का आपको बताया, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म इंशाल्लाह KCR का इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो वज़ीर आज़म के जैसे ही अराइवल होगा कराची, तो K4 के ऊपर भी हम एक जामे ब्रीफ मीडिया को देंगे, क्योंकि K4 का मंसूबा जो बड़े अरसे से पेंडिंग था वो अब चलना शुरू हो गया है और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 2023 के इख्तिताम से पहले K4 की जो पानी की सप्लाई है वो कराची तक पहुंच जाएगी। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मौजूदा सूरत हाल में सियासी जमातों के इत्तेहाद पर जोर दिया है, जबकि वज़ारे कायद पर हाज़िरी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि कराची डेवलपमेंट पैकेज के बेशतर मंसूबों पर पेशरफ्त हो चुकी है। जो सुनहरे उसूल हमें बताए थे, हमें देखे गए थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, अगर हम सब सिर्फ इन उसूलों पे कायम हों तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की ना कर सके। इस वक्त जैसे गवर्नर साहब ने भी बताया कि काफ़ी सूरत हाल हमारे चारों तरफ ऐसी है कि पाकिस्तान जो ख़तरात हैं जिनका सामना है उसके लिए हम सबको मुत्तहिद रहना है। आज के दिन हम अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूल सकते। कायद आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था, कश्मीर उसमें पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान की शहरत
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने बाबा कौम के मज़ार पर हाजिरी दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ वाले पिछले साल तक वसीम अख्तर को इल्ज़ाम देते थे, अब मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं। विफाकी वजीर तो सड़कों पर नहीं घूम रहा था, कराची वाले घूम रहे थे। वसीम अख्तर 4 साल तक ये कहते रहे कि इख्तियारात नहीं हैं। अगर इख्तियारात नहीं थे तो फिर मैं किस चीज़ पर काबिज हो रहा हूँ। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये क्या मंतक है कि आज से 1 साल पहले तक वो कह रहे थे कंसिस्टेंटली 4 साल से कि केएमसी के पास कोई वसाइल नहीं है, और आज वो कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत उन वसाइल के ऊपर काबिज होने की कोशिश करी। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग MUCT की मुखालफत कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि बोझ कराची वालों के ऊपर आप डाल रहे हैं, क्या MUCT आज मैं लगाने जा रहा हूँ या 2008 से लगा हुआ है? 2008 में कराची का नाजिम कौन था आप सबको पता है, और 2008 से लेके 2015 में जब वसीम अख्तर साहब मेयर बने या अरशद वोरा साहब डिप्टी मेयर बने, आप उस वक्त की भी तफसीलात उठा के देखें। 2015 से लेके 2019 तक भी ये MUCT, ये जो म्यूनसिपल टैक्स है, इन्होंने इकट्ठा किया। सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि इनका टारगेट था 1 अरब रुपए साल में इकट्ठा करने का, और इन्हें साल में इकट्ठा किया कितना, 21 से 22 करोड़ रुपए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 73वां यौम वफ़ात मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। बाबा कौम की बरसी के मौका पर सरकारी और निजी सतह पर तकरीबात का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदा ताबिश कफीली इस वक्त बानी पाकिस्तान की जाए विलादत वज़ीर मेंशन पर मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं ताबिश कफीली से। जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात आज पूरे मुल्क में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी के मौके पर सरकारी और निजी सतह के ऊपर शहर मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश वज़ीर मेंशन पे। मेरे अक़ब में जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये वज़ीर मेंशन है जहाँ 25 दिसंबर 1976 को कायद-ए-आज़म की विलादत हुई थी। इस इमारत के अंदर, इस इमारत को हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनने के बाद ख़रीद कर कौमी विरसे का दर्जा दिया, और इसे अब जो है इस इमारत में कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम है। इस इमारत की तामीर जो है वो 1860 और 1870 के दरमियान किसी वक्त में इस इमारत की तामीर की गई थी। कराची के गर्म और मरतूब मौसम को पेश नज़र रखते हुए इस इमारत की तामीर में चूना और पटसन का इस्तेमाल किया गया है। इस इमारत में अब कायद-ए-आज़म की जो ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें थी और उनसे मंसूब जो चीज़ें हैं वो इस इमारत में नुमाइश के रखी गई हैं। इस इमारत को कायद-ए-आज़म रेजिडेंस म्यूज़ियम कहा जाता है। इस इमारत के अंदर, इस इमारत के म्यूज़ियम में शहरी जो हैं वो आ सकते हैं। रोज़ाना सुबह 10 बजे से लेकर इस म्यूज़ियम को खोला जाता है आम शहरियों के लिए। इस म्यूज़ियम के अंदर, इस इमारत के अंदर कायद-ए-आज़म की जो ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें थी, जैसे उनके खतूत थे, उनका बेड था, उनका सोफ़ा था, उनके कोट्स और उनके गाउन वगैरह जो थे वो रखे हुए, और दीगर सामान जो कायद-ए-आज़म का था, उनका बेड, सोफ़ा वगैरह यहाँ मौजूद है। रत्ती जिन्ना साहिबा का जहेज़ का सामान भी इस इमारत में मौजूद है। कायद-ए-आज़म के वालिद जिन्ना पूंजा, उनका जो सामान था, उनका डाइनिंग रूम और उनका जो इस्तेमाल में चीज़ें थी वो भी इस इमारत की बालाई मंजिल पर नुमाइश के लिए मौजूद है। इस जगह को वज़ीर मेंशन खारादर में जिस जगह यह कायम है, ये कराची का ओल्ड सिटी एरिया है। यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो है बारिशों दौरान या पिछले साल जो है पानी आ गया था यहाँ पे, क्योंकि गटर लाइन पुरानी है यहाँ पे, जिसके बाद यहाँ पे हुकूमत सिंध ने इस जगह पे बड़ी लाइन सर्विस डाली है, और उसके बाद इस जगह को पुख्ता किया गया है। इस सड़क को, इस जगह को जो है वो, इस गली को जो है पुख्ता किया गया है, और गुज़िश्ता माह ही इस जगह को, इस गली को जो है इनॉग्रेट किया है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से। जिसके बाद इस जगह पुख्ता करने के बाद इसको अब इमारत को जो है वो यहाँ पे शहरी आते हैं और विज़िट करते हैं। तो आज कायद-ए-आज़म का 73वां यौम वफ़ात है, बरसी है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जो पूरे मुल्क में अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है, और शहर तक़रीबात का सिलसिला जो है वो जारी है। तक़रीबात का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आपका ताबिश कफीली। सिंध हाई कोर्ट लियारी एक्सप्रेस वे पर ट्रांसपोर्ट चलाने का मामला, रूट परमिट न देने के खिलाफ मिर्सिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस ने अदालत से रुजू कर लिया है, जबकि लियारी एक्सप्रेस वे पर अवामुल नास के लिए ट्रांसपोर्ट चलाना चाहते हैं। 2019 में कराची पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसाइटी से मुआहिदा भी हुआ था। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, ये मैसर्स अयाज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स हैं सलीम खान, मोहम्मद इसहाक, गुल, मोहम्मद हबीबुर रहमान, जिनकी जानिब से लियारी एक्सप्रेस पे ट्रांसपोर्ट रूट परमिट जारी न करने के खिलाफ आईनी दरखास्त हाई कोर्ट में दायर की गई है। उनका ये कहना है कि लियारी एक्सप्रेस वे पर अवामुल नास के लिए एक ट्रांसपोर्ट चलाना चाहते हैं, जिसका रूट सोराब रोड से गुलबई तक होगा, और इसके लिए कराची पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसाइटी से 2019 में मुआहिदा भी हो चुका है, लेकिन मुतलका हुकाम अब तक रूट परमिट जारी नहीं कर रहे।
लिहाजा अदालत रूट परमिट जारी करने का हुक्म जारी करे। चीफ सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांस भी इस दरखास्त में फरीक बनाए गए हैं और इस दरखास्त की समाअत जल्द ही मुतवक्का है। ठीक है बिलाल अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट नाजिमाबाद नंबर 5 में गैर कानूनी तामीरात का मामला। नाजिमाबाद नंबर 5 के रिहायशी ज़ियाउल उमर ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया है। गैर कानूनी तामीरात से रिहायशियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, ये नाजिमाबाद 5 नंबर के रिहायशी हैं ज़ियाउल उमर, जिनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है और उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनके बराबर का एक प्लॉट है जो कि प्लॉट नंबर C5-2010A है और वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर तामीरात की जा रही हैं, पोर्शन बनाकर फरोख्त किए जा रहे हैं, जिससे जो हमसाओं के हकूक होते हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा सीवरेज, बिजली और दीगर मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। ताहम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही, जिसके बायस दरखास्त गुजार का कहना है कि उसने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी दरखास्त में फरीक बनाया गया है और ये आज दायमी दरखास्त दायर की गई है। ठीक है बिलाल अहमद, अब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन मलेर में मनपसंद अफराद को तरक्की देने का ये केस है। पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन मलेर के मुलाजिम सैयद यासिर अली ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है, जबकि अदालत से रुजू कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन मलीर में मनपसंद अफराद को तरक्की देने का ये केस है। सैयद यासिर अली पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन मलीर के मुलाजिम हैं। उनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट में एक आईनी दरखास्त दायर की गई है, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि 1993 में वो भर्ती हुए और ईमानदारी के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके डिपार्टमेंट में मनपसंद अफराद को तरक्की दी जा रही है और उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। लिहाजा अदालत मदाखलत करे और मेरिट की बुनियाद पर तकर्री करने का हुक्म जारी किया जाए। ठीक है, मेरिट के ऊपर तकर्री जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अहमद। केपीटी में गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस की समाअत के दौरान तमाम मुलजिम पेश न होने की वजह से फर्ज जुर्म आयद नहीं की जा सकी। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से पेश न होने वाले मुलजिमों के खिलाफ रिपोर्ट तलब कर ली। रेफरेंस की समाअत 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी भी कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं वकास खान से। जी वकास, आगाह कीजिएगा, समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। वकास से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें, केपीटी में गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस की समाअत के दौरान तमाम मुलजिम पेश न होने की वजह से फर्द जुर्म आयद की जा सकी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब में पेश न होने वाले मुलजिमों के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। रेफरेंस की समाअत 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी भी कर दी गई है। समाअत को 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। केपीटी में गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस की समाअत के दौरान तमाम मुलजिम पेश न होने की वजह से फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से पेश न होने वाले मुलजिमों के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। रेफरेंस की समाअत 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं वकास खान से। जी वकास, आगाह कीजिएगा, समाअत को 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कराची कोर्ट में गैर कानूनी अलॉटमेंट तमाम मुलजमान पेश नहीं हो सके, जिसकी वजह से मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेश न होने वाले मुलजिमों से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। रेफरेंस की समाअत 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। साबिक चेयरमैन केपीटी वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद हयात और दीगर रेफरेंसेज में नामजद हैं। मुलजिमों ने नैब रेफरेंस के मुताबिक मुलजिमों ने कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को गैर कानूनी तौर पर जमीन अलॉट की थी। मुलजिमों की करप्शन की वजह से 21.65 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। दीगर मुलजिमों में खुर्रम अब्बास और CEO कराची इंटरनेशनल टर्मिनल शामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकास खान। महकमा तालीम सिंध ने आर्जी और इजाफी चार्ज रखने वाले तमाम नोटिफिकेशन मनसूख करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। खाली असामियों पर फौरी काबिल अफसरान को तैनात करने की हिदायत कर दी गई है।
महकमा तालीम की हिदायत के मुताबिक अब से अफसरान एक ही मुस्तकिल ओहदा रख सकते हैं, जबकि 17 से 19 ग्रेड के अफसरान एक से ज़ायद ओहदों पर फाइज थे। मुस्तकिल ओहदे समेत आर्जी और इजाफी चार्ज जैसे तमाम ऑर्डर मनसूख करके खाली असामियों पर फौरी काबिल अफसरान को रखने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर तालीम सिंध का कहना है कि एक अफसर को 3-3 ओहदे देना समझ से बालातर है। मुल्क भर की तरह कराची में भी 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां दूसरे मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। तमाम तरह इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दे दिया गया है। मुल्क भर की तरह कराची में भी 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां दूसरे मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, सामान की तरसील शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए 6 कंटोनमेंट की अगर बात की जाए कराची के, तो यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो दूसरे मराइल में दाखिल हो चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो इंतखाबी सामान है वो पोलिंग स्टेशंस पर मुंतकिल किए जाने का सिलसिला जो है उसका आगाज़ हो चुका है। और इस सिलसिले में आपको मैं बताता चलूँ कि तमाम जो सामान है और जो इंतखाबी अमला है उसकी निगरानी में ये तमाम सामान मुंतकिल किया जा रहा है और उसकी सख्त निगरानी की जा रही है तमाम मामलात की। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर बात की जाए तो कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड में जो ये सारे मामलात हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमने देखा कि सिक्योरिटी के मामलात को जो है वो मद्देनज़र रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि कल पोलिंग होनी है और जो कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बग़ैर किसी वक्फे के जारी रहेगी, जिसके लिए पुलिस और रेंजर्स जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के हवाले से डिप्लॉयमेंट जो है उनकी पोलिंग स्टेशन की तरफ की जाएगी। जी रिजवान अहमद, आगाह कीजिएगा तब तक तमाम तरह इंतजाम को मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, हमारी बात हुई है इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से। उनका ये कहना है कि आज शाम तक जो है ये तमाम सामान की जो तरसील है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। इस सामान में बैलेट बॉक्स हैं, स्क्रीन कंपार्टमेंट हैं और दीगर हसास बैग्स हैं जिनमें बैलेट पेपर्स होते हैं, ये सील कर दिए गए हैं। और ये तमाम स्टेशनरी का सामान वगैरह जो है वो प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जा रहा है और ये तमाम अमल जो है वो आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी आज शाम तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे तमाम तर इंतजामात को। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान अहमद। जिला कोरंगी के 16 पोलिंग स्टेशन हसार करार दे दिए गए हैं। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में इलेक्शन कमिश्नर कोरंगी सज्जाद खटक का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे कंटोनमेंट बोर्ड के कोरंगी में 18 पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से 16 को इंतहाई हसास किया गया है। उन तमाम हसास जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं उन पे हमने कैमरे इंस्टॉल करवा दिए हैं। बाकी जो डिस्पैच का मरहला है उसमें बाकायदा फुल प्रूफ सिक्योरिटी हमारे साथ पुलिस और रेंजर्स दोनों वहाँ हैं। वो उनको स्कार्ड करते हुए पोलिंग स्टेशन पर लेके जाएंगे और वो वहीं पर रात गुजारेगा प्रिजाइडिंग अफसर, और वहाँ पर सिक्योरिटी हमारी 24 घंटे उनके साथ रहेगी जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते। जिला जनूबी में निश्तर रोड पर वाक़ चिड़ियाघर का शुमार शहर के सबसे कदीम तफरीही मकाम में होता है, जहां जानवरों और परिंदों की खासी बड़ी तादाद भी मौजूद है। तफसीलात जानते हैं वाजिद रजा से। जी इस वक्त मौजूद हैं कराची चिड़ियाघर में, जिसे शहर की सबसे पुरानी तफरीगा कहा जाए तो गलत ना होगा। ये इलाका इस वक्त जो चिड़ियाघर है 33 एकड़ पर मुहित है और ये बहुत पुराना इलाका है। 18वीं सदी में यहाँ पे खेत हुआ करता था जहाँ पे सब्जियाँ काश्त की जाती थी। 1799 में अंग्रेज़ों ने मुकामी हुक्मरानों से यहाँ पे एक फैक्ट्री कायम करने की परमिशन मांगी, जिसमें उन्होंने सब्जियाँ काश्त करनी थी। ये इजाज़त मिलने के बाद यहाँ के मुकामी हुक्मरानों को अंदाज़ा हुआ कि जो अंग्रेज़ हैं वो यहाँ पे शायद फैक्ट्री की आड़ में मुकामी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश तैयार कर रहे हैं। तो उसके बाद यह फैक्ट्री बंद कर दी गई। 1839 में जब सर चार्ल्स नेपियर ने कराची फ़तह किया तो उसके बाद उन्होंने इसी फैक्ट्री में घोड़ों का स्तबल बनाया जहाँ पे उनका चारा दिया जाता था, उनका ख्याल किया जाता। उसके बाद यहाँ पे भी फिर सब्जियाँ काश्त होना शुरू हो गई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे खरगोश और कबूतर की अफजाइश होने लगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जानवरों का इजाफा होता चला गया और ये एक तफरीगाह की सूरत अख्तियार कर गया। 1934 में, उस ज़माने में जब ये सर चार्ल्स नेपियर ने इसको फ़तह किया था और यहाँ पे स्तबल बनाया था और सब्जियाँ काश्त होने लगी थी, उस वक्त इसका नाम विक्टोरिया गार्डन था। 1934 में महात्मा गांधी जब कराची आए तो इसी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वाजिद रज़ा।
खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।